एवरीवन वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड हम लोग अभी 20 MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ MCQs रहने वाले हैं, कोई कुछ और टॉपिक रिवाइज नहीं कराऊंगा। MCQs आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए जाएंगे सारे के सारे। तो चलिए भाई, टाइम वेस्ट किए बिना ही स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन है। ठीक है भाई, PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप इसी ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन? यस, कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यस बताइए। तो यस, इट्स ऑप्शन बी। क्लियर, हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन सी हैं? वो गैसेस, ठीक है, वो गैसेस जो क्या करें, ट्रैप करें किसको? हीट को। जो ट्रैप करती हैं आपकी हीट, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। मेजर आपके पास 6 ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। कितनी? 6। एक आपके पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपके पास होती है दैट इज ओजोन, O3। नेक्स्ट आपके पास जाती है भाई कार्बन CO, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपके पास जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज N2O। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होगी 4 आपके पास। नेक्स्ट आती है वाटर वेपर। क्लियर, वाटर वेपर। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आपके पास जाती है फ्लोरिनेटेड गैसेस। ठीक है, अदर फ्लोरोनेटेड गैसेस। तो ये 6 होती हैं आपकी मेन ग्रीन हाउस गैसेस जो आपको याद रखनी है। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कह रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स? इनमें से क्या है जिनकी हायर क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होती हैं, बट जो उसकी वेवलेंथ होती हैं वो आपकी शॉर्ट आपको देखने को मिलती हैं? यस बताओ भाई। इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, अल्फा रेडिएशंस। तो आपकी जो यूवी रेज होती हैं, क्लियर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है, ये जो आपकी रेडिएशंस होती हैं, इनमें जो इनकी एनर्जी लेवल होती है, ठीक है, जो इनका रेंज होता है, वो आपको देखने को मिलता है 100 से 400 nm, ठीक है, नॉटिकल माइल। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, और जो यूवी होती हैं, वो उनका जो एनर्जी लेवल जो होता है वो पर्टिकुलरली क्या कैटेगराइज होता है, किसमें? वेवलेंथ में। किसमें? वेवलेंथ। ओके, याद रखना है। तो वो आपका 100 से 200 nm रहता है। क्लियर, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेस। क्लियर, अल्ट्रा वायलेट रेस। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज इट हैज इंक्रीज द अर्थ सरफेस टेम्परेचर बाई। यस, नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नॉर्मल है हमारी ज़िंदगी के सस्टेन करने के लिए, बट वो बढ़ गया है कितने डिग्री टेम्परेचर अर्थ की सरफेस के अकॉर्डिंग? 15 डिग्री, 50 डिग्री, -18 डिग्री या 33 डिग्री? यस बताइए भाई। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको सबको पता ही है भाई, जो आपका ग्लास रूफ या फिर ग्लास वॉल होता है, जो आप लोग ग्रीन हाउस आपका सब्जियों के लिए होता है, पर टमाटर प्याज वगैरह उगाने के लिए क्या होता है, जो आपकी हीट आती है, तो वो जो ग्रीन हाउस होता है आपका, ठीक है, जो आपने कांच का बनाया होता है, वो क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। तो वही प्रोसेस आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जो ट्रैप कर रही हैं, जो गैसेज आपकी हीट को ट्रैप करती हैं, उन्हीं गैसेज को हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेज। क्लियर, ग्रीन हाउस गैसेज। तो वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, पर्टिकुलरली 33 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो ये है आपका करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन फोर्थ पे। इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव डैश वेवलेंथ। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं वो उनकी कौन सी वेवलेंथ होती है? शॉर्टर, इन्फानाइट, लॉन्गर या जीरो? बताओ भाई। यस, बताओ बताओ बताओ। तो भाई ये लॉन्गर, ठीक है,
इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं, उनकी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से जो स्ट्रेचेस होती हैं उसकी लॉन्ग वेवलेंथ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लॉन्गर वेवलेंथ्स बनाती हैं। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन है फोर्थ का। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन है फिफ्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी ग्रीन हाउस देखने को, गैस आपको देखने को मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, प्रोपेन या मीथेन? यस, बताओ भाई, कौन सी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो वो है आपके पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। चलो क्वेश्चन सिक्स पे आ जाओ। Gas molecules that absorb thermal infrared radiations and are present in large quantity to alter the climate system is known as greenhouse gases, beta radiations, alpha radiation या ozone gases? यस, तो भाई उनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्लियर? ये आपको याद रखना है। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेवंथ पे आ जाओ भाई। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स रिजल्ट्स इन, जो फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं वो क्या रिजल्ट करते हैं? ऑक्सीजन लेवल का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होना, ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होना, इथेन लेवल का। यस, जब भी आपका फॉसल फ्यूल क्या होगा? बर्न होगा, तो उससे क्या होगा? मैसिव वॉल्यूम। क्लियर? आपके पास यहाँ पे क्या होगा? मैसिव वॉल्यूम में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखने को मिलता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 देखने को मिलता है, जो कि आपको पता है क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो वो एटमॉस्फेयर में जब रिलीज होती है उससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। ग्रीन हाउस गैसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही रही हैं, तो जो हीट है वो ट्रैप रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यस, क्वेश्चन 8, द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इज N2O, C2O, CFC, CH4? यस, मोस्ट पोटेंट गैस आपको पूछी गई है। यस, जो आपका रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। बस बताइए भाई, अब तो आपको पता चल गया होगा, तो कौन सी है वो भाई? हाँ जी, तो इट्स अ CFC। विच वन? दैट इज CFC। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वो गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। क्लियर? ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओके, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका CFC। ओजोन डिप्लीशन क्या है? ये नेचुरल लेयर जो होती है गैसेस की हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, वो प्रोटेक्ट करती है किसको? ह्यूमंस को और अदर लिविंग थिंग्स को। किसके लिए? किसके बिहाफ से? आपकी जो UV रेडिएशंस होती हैं जो सन से नीचे आ रही होती हैं। ठीक है, हमारी धरती पे जब सन से UV रेडिएशंस आ रही होती हैं तो वो ओजोन लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। वो नेचुरल लेयर होती है गैसेस की। तो वो जब गैसेस की लेयर ख़त्म हो रही है यहाँ पे, जब वो जो ये UV रेज आ रही है जब अंदर आ रही हैं, तो वो क्या हो रहा है? यहाँ पे डिप्लीट हो रही हैं वो गैसेस, तो यहाँ छेद जैसा हो रहा है, तो वो हमारा क्या? ओजोन लेयर कहलाता है ये लेयर। ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो रही है, मतलब ये खत्म हो रही है, यहाँ पे छेद हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन। जब क्या है? ओजोन लेयर पे सोलर रेडिएशंस आके पड़े, हार्मफुल UV रेज जो हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर में जब आपके घुस जाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई हमारे पास? दैट इज ओजोन डिप्लीशन। CFCs, HFCs और VOCs ये आपकी इफेक्ट करती हैं आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन को। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। क्लियर है भाई? याद रखना है आपने। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 9th पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है भाई। चलो, लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर। बिल्कुल ये भी सही पॉइंट है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है। मोर इज द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मोर इज द टेम्परेचर ऑफ द
अर्थ एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही है भाई। इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज अ नेचुरल प्रोसेस, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये मैन मेड प्रोसेस होता है जो हम लोग इंक्रीज कर देते हैं ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन का। क्लियर है भाई? इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, या इसको अकर किया जाता है इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या फिर ह्यूमन मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे भाई। क्लियर कट करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आ जाओ भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज नॉट नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी नेचुरली अकर नहीं होती ग्रीन हाउस गैस? न्यूट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या इथेन? यस, तो ये आपको इथेन, ठीक है भाई, इथेन। इथेन आपको बहुत कम कंसंट्रेशन में देखने को मिलेगी और ये कंट्रीब्यूट भी बहुत कम करती है आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में। क्लियर? याद रखना है आपने ये। और ये आपकी कन्वर्ज करती है इथेन टू मीथेन में लार्जली, ये कंट्रीब्यूट बहुत होता है इसका। इथेन आपका मीथेन में कंट्रीब्यूट होती है और मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैसेज में काफ़ी ज़्यादा अकर करता है। तो आपका इथेन जो है ये डायरेक्टली नहीं करता, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10th। क्लियर? चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज नॉट ट्रू फॉर अ रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग? बताओ भाई कौन सा सही नहीं है इसमें से? CFC 14%, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, N2O 12%, मीथेन 20%। यस, बताओ भाई, बोलो। यस बताओ भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना होता है भाई? 76%। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए N2O आपका जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्लियर? कितना? 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये तो 12% दे रखा है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑल मेंशन्ड गैसेस जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग पे, बट रिलेटिव ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है N2O, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, दैट इज न्यूट्रियस ऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रियस ऑक्साइड वो आपका 6%, कितना? 6%। ये आपको याद रखना है। ये आपका 6% रिलेटिव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेजर करता है, जो हीट ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर से आपकी ग्रीन हाउस गैस में स्पेसिफिक पीरियड में टाइम रिलेटिव CO2। क्लियर? याद रखना है आपने, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 देखिए भाई क्या कह रहा है? द GWP इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? यस, absorption capability of infrared radiations, atmospheric lifetime, range of infrared wavelength it can observe, all of the above। yes बताओ भाई। तो यस, ये डिपेंडेंट रहता है सभी के सभी पे। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। क्लियर? चलो क्वेश्चन 13 पे आ जाओ भाई। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज द हाइएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसकी हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम होती है? CFC, न्यूट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन टेट्राफ्लोराइड? तो इट्स कार्बन टेट्राफ्लोराइड। क्लियर है भाई? आपको ऑप्शन डी देखने को मिलेगा, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है भाई, जो ये एक्सट्रीमली स्टेबल होती है, याद रखना है आपने, ये क्या होती है? एक्सट्रीमली स्टेबल आपको देखने को मिलेगी 50,000 साल। ठीक है, 50,000 साल इसका एटमॉस्फेरिक स्पैम होता है, और 6500 फोल्ड हायर ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल होता है इसका एज कंपेयर टू CO2। क्लियर? कार्बन टेट्राफ्लोराइड। क्लियर? चलो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 14th क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेडियो एक्टिव एफिशिएंसी? इनमें से कौन किसकी सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एफिशिएंसी होती है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CFC या PFTBA? यस बताइए भाई। यस, तो भाई रेडियो एक्टिव एफिशिएंसी जो है ये टर्म यूज की जाती है आपकी स्ट्रेंथ जो आपकी ग्रीन हाउस गैस की है वो। ठीक है, सिंपल रेडियो एक्टिव क्या होती है? आपकी स्ट्रेंथ बताती है किसकी? ग्रीन हाउस गैस की। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, ओके क्लियर। तो PFTBA आपका है करेक्ट आंसर, जो आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है आपकी ग्रीन हाउस गैस की। क्लियर है भाई? चलो
आ जाओ क्वेश्चन 15 पे। 15 क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव द हाईएस्ट GWP? यस, न्यूट्रियस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, वाटर वेपर या CFC? तो इट्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर है भाई? चलो अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पोर्शन पे। हमारे पहला क्वेश्चन है इस पोर्शन का ओजोन लेयर के ऊपर। ओजोन लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या नन ऑफ द अबव? यस, ओजोन लेयर हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कहाँ मिलती है ये? स्ट्रेटोस्फेयर पे। क्लियर? ऑप्शन ए फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोन होल्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, ओजोन होल्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली कौन से एरिया में पाए जाते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, इक्वेटर या पोल्स? यस, तो भाई ओजोन होल जो वो प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन पोल्स। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आ जाओ भाई हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन? इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल मटेरियल है जो आपके लिए ओजोन लेयर के लिए ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फॉर्मेलिन, पॉलीविंसिलिक क्लोराइड, PVC या बाईपोलीमर्स? तो भाई ये आपको CVC देखने को मिलता है। अभी हमने ऊपर अच्छे से इसको डिस्कस करा था। ये आपका ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ भाई। 5th नहीं 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी 3rd था, अब आ जाओ 4th क्वेश्चन पे। CFC यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज, ठीक है, जो आपका रेफ्रिजरेटर में CFC यूज होता है वो क्या है? फ्रियोन, मीथेन, नेप्थिलीन या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो फ्रियोन होता है। क्लियर? आपने याद रखना है, रेफ्रिजरेटर में जो आपको यूज होता है CFC उसको हम लोग फ्रियोन कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5th, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम UV रेज थ्रू द एटमोस्फेयर बिकॉज द ओजोन लेयर डिप्रेशन? कौन सी प्राइमरी रिस्क होती है? स्किन कैंसर, ब्रेन हेमरेज, लिवर डैमेज या इनमें से कुछ भी नहीं? यस, तो भाई जो UV रेज एटमॉस्फेयर से आती हैं उनकी जब डिप्लीशन हो जाती है, हार्मफुल रेज जो आती हैं उनकी वजह से स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। ये रिस्क आपको देखने को मिलता है। क्लियर है भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए जी। हमारी इस सीरीज का है, आई थिंक ये हो गया 6th है ना, तो ऊपर हमने कितने किए थे? 15। ये तो आई थिंक 21st क्वेश्चन है ये। व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड? फर्स्ट ओजोन होल कब डिस्कवर्ड किया गया था? 1950, 1960, 1970 या 1980? यस, तो भाई 1970। ठीक है, 1970 में पहला ओजोन होल डिस्कवर किया था। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ? ओवर अंटार्कटिका। आपने याद रखना है, अंटार्कटिका के ऊपर। क्लियर? ये आपने याद रखना है। ऑप्शन C 3rd वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट आपसे पूछा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन या नन ऑफ द अबव? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यस, बताओ भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे रिलेटेड है? हाँ जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या क्या कर रखे हैं? आपके पास वेना कन्वेंशन है। ओके, वेना कन्वेंशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, और 3rd आपके पास कौन सा आता है भाई? किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट। ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी हैं। किससे रिलेटेड हैं ये आपको, ये टर्म सीधी पूछी जाती हैं। तो ये तीनों आपके किससे? ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेट करती हैं। तो ऑप्शन 2nd हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेना कन्वेंशन जो है ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये पहली बार कंसीव कहाँ पे हुआ था? 1985 में। ये पहला कन्वेंशन था हमारा। ठीक है, फर्स्ट कन्वेंशन 1985।
क्लियर, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब आया था? 1987, क्लियर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 1987 में आया था, ठीक है। और उसके बाद ये फोर्स में कब आया? 1985 87 में तो हमने बात की, तो 1989 में ये फोर्स में आ गया था, 1989 में, क्लियर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कितनी सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं, मतलब पार्टीज कितनी जिन्होंने रेटिफाई कर रखा है ये? तो ये हैं आपके पास 197 कंट्रीज, क्लियर, कितनी? 197 कंट्रीज, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा था? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस जो है उनकी हम लोग जो प्रोडक्शन है वो हम कम करेंगे, क्लियर है भाई। दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स क्या करता है? फेसिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, HCFCs, और मोस्टली यूज्ड जो एयर कंडीशनिंग, AC, रेफ्रिजरेटर, फोम इंडस्ट्री में जो आपकी यूज़ होती हैं ये सब, ठीक है। HFCs जो होती हैं ये आपकी ओजोन डिप्लूटिंग नहीं होती हैं, बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, क्लियर, याद रखना है आपने ये। और HCFCs ये क्या है? अभी हमने देखा था भाई, HFCs क्या है ये हमने देखा था अभी भाई, क्या? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको हमने फेस आउट करना है कब? टारगेट है हमारा 2030 तक, क्लियर, याद रखना है 2030 तक हमने HCFCs को हमने क्लियर आउट करना है। और किगाली एग्रीमेंट क्या है भाई? किगाली एग्रीमेंट क्या है? ये हमने अमेंड किया था जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, तो हमने किगाली एग्रीमेंट बनाया था कि भाई हम लोग बैन करेंगे ओजोन डिप्लीटिंग कूलेंट्स को, क्लियर। ओजोन डिप्लीटिंग जो कूलेंट्स हैं इनको हम लोगों ने क्या करना है? बैन करना है। तो ये कूलेंट कौन से हैं भाई? हमारे पास CFCs, क्लियर है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फंडिंग सपोर्ट की जाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्लोबली इसकी जो फंडिंग की जाएगी इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और इनके ऊपर रोक लगाने के लिए, ठीक है। और HFC जो है ये हमारा टारगेट है 2040 तक, ठीक है, कितना? 2040 तक। और HFC जो है हमारी, उनको हमने क्या करना है? 2045 तक 85% तक हमने रफली इसको हटा ही देना है, 85% तक हमारा टारगेट है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन ऑन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का टॉपिक जो था एनवायरमेंट पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। तो हमने MCQs के साथ ये प्रैक्टिस किए हैं। इस लेक्चर की PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। टॉपिक भी आपको साथ में इन डिटेल दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ के फिर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे। तो चलो, पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।